बूढ़े ससुर ने चुपके से घर में कैमरे लगाए। बहू अंजना ने किचन में झांक कर देखा तो उसकी सास खाना बना रही थी। तो बहू ने अपनी सास को उसके नाम से संबोधित करते हुए कहा, क्यों गीता, बहुत देर हो गई, खाना बना या नहीं? खाना बन गया हो तो मेरे कमरे में लेकर आ जा। सास ने अपनी बहू अंजना को पलट कर देखा, फिर कहने लगी, बन गया बेटा, बस अभी लेकर आती हूँ, ठीक है, जल्दी से लेकर आ। यह कहकर बहू अपने कमरे में चली जाती है। गीता देवी जी ने एक थाली में सारा खाना लगाया और बहू के कमरे में लेकर चली गई। बहू के सामने ले जाकर रख दिया तो बहू खाना खाने लगी तो सास वहीं खड़ी हो गई। तो बहू बोली, अब खाना भी खाने देगी या मेरी छाती पर ही खड़ी रहेगी? जाकर बाकी काम जल्दी जल्दी निपटा। ठीक है बहू। यह कहकर सास बहू के कमरे से बाहर निकल आती है और किचन में फिर से आ जाती है और किचन का काम जल्दी जल्दी निपटाने लग जाती है। किचन का काम निपटाकर एक थाली में खाना निकालती है और अपने बेटे अजय के कमरे में आ जाती है। अजय गीता देवी जी का छोटा बेटा है जो कि दिव्यांग है सकता है। वो बस अपनी व्हील चेयर पर बैठा रहता है या जब व्हील चेयर पर बैठे बैठे थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है या बैठ जाता है। गीता देवी जी खाना लाकर अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाती हैं और उसके बाद खुद भी खा लेती हैं। गीता देवी जी खाना खाकर हटी ही थी कि बहू की आवाज आती है, कहाँ रह गई गीता, यह बर्तन उठाकर ले जा। गीता देवी जल्दी से जाती हैं और बहू के कमरे से बर्तन उठाने आती हैं। तो बहू कहती है, अब मेरे लिए एक कप चाय बनाकर भी लेकर आ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है बहू। गीता देवी जी किचन में जाती हैं और बहू के लिए चाय बनाकर लाती हैं। फिर बहू सास को टेढ़ी नजर से देखती है और कहती है, अब जाकर सारे बर्तन धो दे। ठीक है बहू। यह कहकर गीता देवी जी किचन में आ जाती हैं और बर्तन धोने लगती हैं। बर्तन धोकर गीता देवी जी अपने बेटे अजय के पास आकर बैठ जाती हैं और उसके सर पर हाथ फेरती हैं। अजय कहता है, मम्मी आपसे कितना काम कराती है भाभी रात तक, आप थक कर चूर हो जाती हैं। गीता देवी जी थके लहजे में जवाब देती हैं, बेटा यही नसीब है मेरा, तो क्या कर सकते हैं, जब तक जीवन है जीना तो है ही। अंजना अजय के कमरे के बाहर ही थी और यह सब सुन लेती है और अंदर आकर अजय को थप्पड़ जड़ देती है। अजय और गीता जी रोने लगते हैं तो कहती है, अगर जवान को बंद नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी गीता जी के पति चंद्रशेखर जी और उनके बड़े बेटे कार्तिक आते हैं तो अंजना उनकी तरफ इशारा करते हुए चुप रहने को बोलती है और दौड़ी दौड़ी पानी लेकर आती है और 5 मिनट बाद अपने ससुर से खाने को पूछती है तो वे खाना लगाने के लिए बोल देते हैं तो दौड़ी दौड़ी जाती है, खाना टेबल पर लगा देती है। अपने ससुर के आते ही बहू एक पैर पर खड़ी हो जाती है। गीता जी सहमी सी एक तरफ बैठी रहती हैं। दोनों बाप बेटे खाना खा लेते हैं। फिर अंजना जल्दी जल्दी सब समेट देती है। चंद्रशेखर जी की खुद की बर्तन की फैक्ट्री थी। बड़े बेटे कार्तिक को स्नातक की परीक्षा के बाद अपने साथ ही लगा लिया था, जबकि छोटा बेटा अजय 20 वर्ष का था और दिव्यांग होने के कारण अधिकतर घर पर ही रहता था। अजय 12वीं कक्षा तक पढ़ा था। चंद्रशेखर जी रौबीले व्यक्तित्व और अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति थे। बाहर से जितने कठोर स्वभाव के थे, अंदर से उतने ही विनम्र थे। जब उनकी गीता देवी जी से शादी हुई थी तो उनके पास केवल एक छोटी सी बर्तन की दुकान थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी खुद की बर्तन बनाने की फैक्ट्री लगा ली थी और फैक्ट्री के बनाने के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत करके आज बहुत ऊंचा मुकाम बना लिया था। चंद्रशेखर जी बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते थे, किंतु जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण भी अपने घर में किसी नौकर को नहीं रखते थे। गीता देवी जी ने भी अपने पति का हर कदम पर हर दुख सुख में साथ दिया था। इसी कारण से अपनी पत्नी से वे अत्यधिक प्रेम करते थे। गीता देवी जी एक पढ़ी लिखी परंतु सीधी साधी घरेलू महिला थी। झूठ, छल, कपट, लालच, घृणा यह सब बातें उनमें दूर दूर तक नहीं थी। वे बस अपने काम में लगी रहती थी और अजय पर तो जान न्यौछावर करती थी। चंद्रशेखर जी अपने दोनों बेटों से भी अत्यधिक प्रेम करते थे,
परंतु दोनों बेटों में से वे छोटे बेटे अजय को ज्यादा प्यार करते थे। चंद्रशेखर जी सुबह सवेरे घर से निकल जाते और देर रात घर लौटते थे, इसीलिए घर में क्या हो रहा है क्या नहीं इसकी उन्हें भनक तक ना थी, क्योंकि उनके हिसाब से तो सब सही चल रहा था। परंतु उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी बहू अंजना उनकी पत्नी और बेटे पर अत्याचार करती है। बड़े बेटे की शादी को 10 साल हो चुके थे, अपनी सास से सारे काम कराती है, उन्हें उनके नाम से संबोधित करती है और अजय को भी मारती है, और तो और उन्हें धमकी देती है कि अगर इसके बारे में कुछ भी चंद्रशेखर जी से बताया तो अजय को मार डालूंगी, और अजय को धमकी देती है कि तेरी माँ को मार डालूंगी, और अपने ससुर के आने पर अत्यधिक उत्तम संस्कारी बहू का रूप धारण कर लेती थी। आज भी हर दिन की तरह ऐसा ही हुआ। अपने ससुर के आने पर एक पैर पर खड़ी रही। फिर चंद्रशेखर जी अजय के कमरे में चले जाते हैं और कार्तिक अपने कमरे में, और पीछे पीछे अंजना भी अपने कमरे में चली जाती है। चंद्रशेखर जी पहले अपनी पत्नी गीता की तरफ देखते हैं, फिर अजय की तरफ, और कहते हैं, क्या बात है गीता, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बहुत थकी हुई दिखाई दे रही हो। बल्कि आज ही की बात नहीं है, मैं हर रोज देखता हूँ, तुम दोनों मुझे ऐसे ही नजर आते हो। मुझे बताओ गीता, किसी चीज की कमी है या कोई कष्ट है तुम दोनों को? तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम दोनों मुझे खुश क्यों नहीं दिखाई देते हो? गीता और अजय एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और गीता जी आंखों की भाषा से अजय को मना कर देती है। गीता जी कहती है, नहीं जी, आपको ऐसा ही लगता रहता है, हम तो बहुत खुश हैं, हमें कोई कष्ट क्यों होगा आपके होते हुए? हमें कभी कोई कष्ट हो सकता है क्या? आप पूरे दिन फैक्ट्री में थक जाते हैं ना, तो आपको ऐसा ही प्रतीत होता है। लाइए, मैं आपके सर में तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। चंद्रशेखर जी और गीता देवी जी अपने कमरे में आ जाती हैं और गीता देवी जी चंद्रशेखर जी के तेल लगाना शुरू कर देती हैं, मालिश करके उन्हें सुला देती हैं। फिर अजय के कमरे में आकर अजय के सिर में भी तेल लगाती हैं और अजय भी सो जाता है। तो गीता देवी जी अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी में घुसती हैं और एक डायरी निकालकर उसमें लिखना शुरू कर देती हैं, और कुछ समय पश्चात डायरी को छुपाकर उसी जगह रखकर सो जाती हैं। अगले दिन गीता देवी जी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके काम में लग जाती हैं। जब तक चंद्रशेखर जी नहीं उठते तब तक बहू भी सोती रहती है। उनके उठने के बाद बहू जल्दी जल्दी काम में लगकर अपना नाटक शुरू कर देती है और चंद्रशेखर जी के जाते ही अपनी सास और देवर को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। घर का सारा खर्च चंद्रशेखर जी ही करते हैं, रुपया पैसा सब कुछ चंद्रशेखर जी के हाथ में ही रहता है। कार्तिक में वो बात नहीं थी जो कि एक बड़े बेटे में होनी चाहिए। वह कामचोर था, वह अपनी जिम्मेदारी उठाने से बचता था, उसकी काम में रुचि बहुत कम थी, किंतु पिताजी के भय से उनके साथ जाकर फैक्ट्री में इधर उधर नजर जमाए रखता था। उस पे पिताजी की झाड़ पड़ती रहती थी। इधर बहू ने अपनी सास और देवर का जीना हराम कर रखा था। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन गीता जी से रोटी बनाने में देरी हो गई तो बहू ने सास का हाथ गरम तवे पर रख दिया। गीता जी के मुंह से चीख निकल गई और आंखों से आंसू बहते रहे। अजय भी अपनी माँ की चीख सुनकर बाहर निकल आया और अपनी भाभी को कहने लगा, भाभी, आज मैं पापा को जरूर बताऊंगा कि आपने मम्मी का हाथ जलाया है। अंजना चम्मच उठाकर अजय के सर में मार देती है। अजय तड़प उठता है और रोने लगता है। गीता जी अपने बेटे के पास दौड़ी आती हैं और उसे सीने से लगा लेती हैं। दोनों माँ बेटे बहुत रोते हैं। अंजना उन्हें धमकी देती है और अपने कमरे में चली जाती है। गीता जी अपने बेटे को लेकर कमरे में चली जाती हैं और दोनों बहुत रोते हैं। अजय कहता है, मम्मी, आप मेरे कारण इतना कष्ट मत सहो। मैं तो न मरे लोगों में हूँ न जीते लोगों में हूँ, आप मुझे मर जाने दीजिए। आप आज पापा से सब बता दीजिए, वैसे भी भाभी हमें जीते जी मार ही रही है। गीता देवी जी अपने बेटे को गले लगाकर रोती रहती हैं और कहती हैं कि मेरे बच्चे, तू क्यों अपनी जान देगा? भगवान तुझे मेरी भी उम्र लगा दे। तभी चंद्रशेखर जी के आने की आवाज आती है तो अंजना दौड़ी हुई सास के कमरे में आती है और गले पर हाथ लगाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देती है और ससुर के अंदर आने से पहले पानी लेकर खड़ी हो जाती है और खाना वाना सब लगा देती है। गीता जी भी अपने आंसू साफ कर बाहर आ बैठती हैं।
रोज की तरह कार्तिक और अंजना अपने कमरे में चले जाते हैं और चंद्रशेखर जी अजय के कमरे में आ जाते हैं। चंद्रशेखर जी रोजाना अपने कमरे में जाने से पहले अजय के कमरे में जरूर आते थे और एक आध घंटा वहां बैठकर तभी अपने कमरे में जाते थे। कमरे में आने पर चंद्रशेखर जी की नजर गीता देवी जी के जले हुए हाथ पर पड़ती है और फिर अजय के सिर पर पड़ती है। वह चौंक जाते हैं और उसका कारण पूछते हैं तो गीता जी कह देती हैं कि बेख्याली में जल गया, बहू रोटी बना रही थी, मैं थोड़ी सी सौंफ खाने गई थी तो जल गया और अजय मेरी आवाज सुनकर गिर पड़ा था। चंद्रशेखर जी सोच विचार में पड़ जाते हैं तो गीता जी फिर से तेल लगाकर सुला देती हैं और अपनी डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने बैठ जाती हैं। डायरी में लिखकर फिर उसे रख देती हैं और सो जाती हैं। किंतु आज चंद्रशेखर जी सोए नहीं थे, उन्हें शक हो गया था, तो अपना शक दूर करने के कारण वह आज जागते रहे और पत्नी के सोने का इंतजार करते रहे। पत्नी के सोते ही चंद्रशेखर जी उठ खड़े हुए और 1-2 मिनट सोचते रहे। सोचने के बाद वह अलमारी में घुसे जिसमें एक अलमारी नीचे की तरफ बनी हुई थी, उसमें एक अलमारी उसके अंदर की तरफ भी थी। उसमें हाथ दिया तो वहां से डायरी निकली। उन्होंने उस डायरी को बाहर निकाला और खोला। पहले पन्ने पर लिखा था मेरी जिंदगी का सफर। आज मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लेकर आए, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना पढ़ते ही चंद्रशेखर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें आगे पढ़ने की उत्तेजना हुई तो जल्दी से बेड पर बैठ गए और आराम से पढ़ने लगे। उस डायरी में गीता जी ने अपने जीवन के अच्छे बुरे सब पल लिखे हुए थे। गीता जी को बचपन से डायरी लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने चंद्रशेखर जी से इस बारे में बताया भी था, किंतु उन्हें इतना मालूम नहीं था कि गीता में डायरी लिखने का इतना उत्साह था। फिर वह पेज पलटते रहे और पढ़ते रहे, बचपन की यादें पढ़ के मुस्कुराते रहे। फिर अपना नाम, अपना जिक्र पढ़कर और अधिक खुश हुए। खुशियां ही खुशियां थी। आज कार्तिक की शादी का दिन है और इसके बाद से पढ़ते पढ़ते चंद्रशेखर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें गीता जी ने अंजना के हर एक अत्याचार का उल्लेख दर्द भरे शब्दों के साथ किया हुआ था, जिसको पढ़कर चंद्रशेखर जी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा निरंतर ही बहती जा रही थी। आज बहू ने मेरा हाथ गर्म तवे पर रख दिया और मेरे बच्चे के सर में चम्मच दे मारा। हे प्रभु, हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर। उस डायरी के आखिरी शब्द पढ़कर चंद्रशेखर जी बेड से उठते और नीचे बैठकर दीवार से लगकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोए। उनके दिल पर बहू के अत्याचारों के खंजर के बहुत तेज प्रहार हो रहे थे। उनके दिल को किसी तरह करार नहीं आ रहा था। जिस पत्नी और बेटे से वे इतना प्यार करते थे, वे इतना अत्याचार सह रहे थे। यह सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उनके दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे और उनसे खून बह रहा था। जिन लोगों के लिए मैं सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता हूँ, उनके लिए दिन रात काम करता हूँ, वही मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी पत्नी और मेरे जिगर के टुकड़े के साथ इतना नीच कर्म कर रहे थे। वे घंटों तक रोते रहे। फिर जब रोते रोते थक गए तो अपने आंसू साफ किए, खड़े हुए, डायरी उसी जगह पर वापस रखी और अपनी पत्नी के पास बैठे और उनको बहुत प्यार भरी नजरों से देखते रहे और उनके सर पर हाथ फेरते रहे। फिर अजय के कमरे में गए और उसके सर पर हाथ फेरते रहे और बहुत प्यार करते रहे। उनके आंखों में गुस्से की अग्नि दहक उठी। उनका मन हुआ कि अभी जाकर बहू का गला दबा दूं, किंतु उन्होंने अपनी भावनाओं की ज्वाला को ठंडा किया और सोचते रहे। पूरी रात में 1 घंटा मुश्किल से सोए। सुबह उठे तो बोले, बेटा कार्तिक, आज फैक्ट्री की छुट्टी है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। तू ऐसा कर, बहू को लेकर कहीं घूमा। कार्तिक और अंजना को तो मौका चाहिए था। यह सुनते ही मानो उनकी दिवाली मन उठी। दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए और निकल पड़े। चंद्रशेखर जी अपनी पत्नी के हाथ पर बहुत सारे रुपए रखकर बोले, गीता, यह लो, तुम शॉपिंग कराओ, जो लाना है दिल खोल कर लाओ और अपनी सहेली शीला के भी वो आना। गीता जी मना करती हैं, किंतु उन्हें जबरदस्ती भेज देते हैं। सबको घर के बाहर भेज देते हैं और अजय को दूध में आधी गोली नींद की डालकर सुला देते हैं और बहुत कम समय में जल्दी जल्दी करके घर में कई जगह सीक्रेट कैमरे लगवा देते हैं। शाम तक सब वापस आ जाते हैं और अजय भी उठ जाता है।
कार्तिक और अंजना तो खाना बाहर ही खाकर आए थे। ससुर जी घर पर थे तो अंजना बहुत अच्छे से पेश आती है। चंद्रशेखर जी अपने अजय और गीता देवी जी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। वे तीनों भी खाना खा लेते हैं और रोज की तरह सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन चंद्रशेखर के जाते ही अंजना अपने असली रूप में आ जाती है। सास और देवर पर प्रतिदिन की तरह अत्याचार करना आरंभ कर देती है। सबका सब कैमरे में रिकॉर्ड होता रहता है। अंजना, गीता देवी जी और अजय तीनों को ही इस बारे में कोई खबर भी ना थी। अंजना इस बात से बेखबर उन पे अत्याचार करती रही। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अभी तक तो चंद्रशेखर जी ने सिर्फ अपनी पत्नी की डायरी पढ़ी थी तो उनके अंदर इतना गुस्सा दहक रहा था। जब चंद्रशेखर जी यह सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे तो उनके हृदय में गुस्से की ज्वाला और भी दहक उठती है। कार्तिक के व्यवहार से भी चंद्रशेखर जी परेशान आ गए थे। अब बहू के अपनी पत्नी और बेटे पर अत्याचार कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गए थे तो चंद्रशेखर जी उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस से इस पर कड़ी कार्रवाई करने को बोलते हैं ताकि आगे से कोई भी बहू अपनी सास या छोटे नंद या देवर पर अत्याचार न कर सके और घर आ जाते हैं। कुछ समय पश्चात लेडी पुलिस आकर अंजना के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। अंजना चौंक जाती है और घबरा जाती है। कहती है, मैंने किया क्या है यह सब? किस जुर्म में मेरे हाथों में हथकड़ी डाली गई है? तो चंद्रशेखर जी एलसीडी में वह रिकॉर्डिंग चला देते हैं जिसमें अंजना के अपनी सास और दिव्यांग देवर पर अत्याचार थे। उसे देखकर खुद अंजना की रूह कांप जाती है। गीता देवी और अजय के भी होश उड़ जाते हैं। कार्तिक को अपनी पत्नी के लिए दया आती है तो अपने पिताजी को कहता है, पिताजी यह सब क्या ड्रामा है? आप घर की बहू को इस तरह बदनाम कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी कार्तिक के कान के नीचे खींच के दो मारते हैं तो कार्तिक नीचे जा गिरता है। तभी वहां चंद्रशेखर जी का वकील भी आ जाता है जिसे उन्होंने पुलिस स्टेशन से ही फोन कर दिया था। चंद्रशेखर जी कहते हैं, मैं अपनी पत्नी और बच्चे का बदला खुद ले सकता था लेकिन मैंने कानून को अपने हाथ में लेने की बेवकूफी इसलिए नहीं की कि मेरे बाद मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा। केवल इसलिए मैंने तेरी इस घटिया पत्नी को पुलिस के हवाले करना ही बेहतर समझा। नहीं तो जो इसने मेरी जान से ज्यादा प्यारी पत्नी और बेटे के साथ किया है मैं इसका गला भी दबा सकता था। लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से काम लिया और घर में कैमरे लगवा दिए। तेरी पत्नी गीता और अजय को जान से मारने की भी धमकी देती थी। अब इतने संगीन धाराओं से बचने के लिए तुझे पैसा, समय और जीवन सब चाहिएगा। अब सड़ना पूरा जीवन जेल में। यह सब सुनकर अंजना और कार्तिक रोने लगते हैं। कार्तिक कहता है, पिताजी अत्याचार अंजना ने किया है, मैंने नहीं। आप इसे ही जेल भेजो, मुझे अपने साथ ही रखो, मैंने तो कुछ नहीं किया है। अंजना अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वह माफी मांगती रही किंतु उसे माफी ना मिली और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसे लेकर चले गए। चंद्रशेखर जी ने अपने वकील से अपनी वसीयत तैयार करवाई। उसमें लिखा कि जब तक मैं और मेरी पत्नी जीवित हैं तो अजय हमारी जिम्मेदारी है, किंतु अगर हम दोनों को कुछ हो जाता है तो हमारी फैक्ट्री, घर और जमीन का इकलौता वारिस अजय होगा। चंद्रशेखर जी कार्तिक को माफ कर देते हैं क्योंकि कार्तिक को अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में सचमुच ही कोई जानकारी नहीं थी। परंतु कार्तिक के नाम अपनी पुराने कबाड़ी बाजार की पुरानी वाली दुकान कर देते हैं और कहते हैं कि तेरे बस का फैक्ट्री संभालना नहीं है, तू बस यह दुकान चला। अगर तुझ में मेहनत और लगन होगी तो तू खुद मेरी तरह उस दुकान से एक फैक्ट्री खड़ी कर लेगा, वरना तू मेरी फैक्ट्री भी बर्बाद कर देगा। चंद्रशेखर जी कार्तिक को अब अपने घर में नहीं रखते हैं। वे सोचते हैं कि कार्तिक अगर दूसरी शादी करने लगा या उसकी पत्नी जेल से छूटकर आकर फिर से उसके साथ रहने लगी तो फिर से यही व्यवहार करेगी तो क्या होगा। इसलिए वह कार्तिक को एक अलग से एक छोटा सा घर लेकर दे देते हैं जो कार्तिक को उन्होंने दिया। उसे छोड़कर वे अपना सब कुछ अजय के नाम कर देते हैं। अब चंद्रशेखर जी के दिल को सुकून मिला था। चंद्रशेखर जी अब अपने बेटे अजय को रोजाना अपने साथ फैक्ट्री ले जाना शुरू करते हैं और उसको काम समझाना शुरू कर देते हैं। अजय एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान लड़का था, अपने बाबूजी की प्रतिछाया था। भगवान ने उसे पैरों से ही तो मोहताज किया था,
परंतु बुद्धि उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वो जल्दी ही सब कुछ सीख जाता है और अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही पूरी फैक्ट्री संभाल लेता है। चंद्रशेखर जी अब बहुत खुश थे। उन्हें अपने फैसले पर बहुत गर्व था। उनके बेटे अजय ने उनको मायूस नहीं किया था, परंतु अभी भी अजय के लिए उनका मन बेचैन रहता था, क्योंकि वह सोचते थे कि अगर हम दोनों माता पिता को कुछ हो गया तो हमारे बेटे अजय का क्या होगा। एक दिन छुट्टी का दिन था तो गीता देवी जी की सहेली शीला देवी जी आपकी बेटी मीना के साथ चंद्रशेखर जी के घर आती है। शीला देवी जी गीता देवी जी की बचपन की सहेली थी और गीता देवी जी की तरह सीधी सादी और घरेलू महिला थी। दोनों सहेलियां एक जैसी थीं। मीना अपनी माँ की प्रतिछाया थी। उधर शीला देवी जी और गीता देवी जी बातें करती रहती हैं और इधर मीना और अजय भी आपस में बातचीत करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। चंद्रशेखर जी की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो चंद्रशेखर जी को मीना बहुत अच्छी लगती है और दोनों की जोड़ी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। परंतु उनके मन में कुछ शंका थी, क्योंकि मीना बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न और संस्कारी लड़की थी और उनका बेटा पैरों से अपाहिज था। वे जबरदस्ती किसी लड़की को अपने लड़के के साथ नहीं बांध सकते थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई लड़की उनके बेटे पर तरस खाकर उसकी जीवन संगनी बने। वह चाहते थे कि जो भी लड़की मेरे बेटे की जीवन संगनी बने वो उससे प्यार करती हो, ना कि तरस खाती हो। तभी उनके मन में एक विचार आता है और वे गीता देवी जी और शीला देवी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अजय के लिए लड़की पसंद कर ली है। यह सुनते ही शीला देवी जी और गीता देवी जी दोनों चौंक जाती हैं और साथ में अजय से बात करती हुई मीना भी चौंक जाती है। मीना के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं और अजय तो हैरान ही रह जाता है। चंद्रशेखर जी मीना के चेहरे को गौर से देखते रहते हैं। चंद्रशेखर जी यह बात कहने से पहले तक तो मीना अजय से बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी, क्योंकि दोनों ही बचपन से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जैसे ही वो यह बात सुनती है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। शीला देवी जी चंद्रशेखर जी से पूछते हैं, कौन है वो खुशनसीब लड़की? गीता देवी जी कहती हैं, इन्होंने तो मुझे भी अब तक कुछ नहीं बताया है। चंद्रशेखर जी मीना की तरफ देखकर कहते हैं, अभी केवल मैंने लड़की पसंद की है, अभी मैंने उससे पूछा नहीं है। अगर उसको मेरा अजय पसंद होगा तो ही यह शादी होगी। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बेटे पर तरस खाकर शादी करे। मेरा बेटा लाखों में एक है। सभी चंद्रशेखर जी की बात को ध्यान से सुनते रहते हैं। मीना अपना सर झुकाकर बैठी रहती है। तभी चंद्रशेखर जी उठकर मीना के पास आते हैं और कहते हैं, मीना बेटा, क्या तुम्हें मेरा बेटा अजय पसंद है? क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मेरा बेटा पैरों से अपाहिज है, बस एक यही कमी है मेरे बेटे में। इसके अलावा मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा हीरा है, लाखों में एक है। मीना सिर ऊपर उठाती है और चंद्रशेखर जी को देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। चंद्रशेखर जी का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, बाबूजी, अजय को मैं बचपन से ही चाहती हूँ। मैं अजय को अच्छी तरह जानती हूँ। अजय सचमुच एक हीरा है और मैं उससे तरस खाकर नहीं बल्कि उससे प्यार करती हूँ, इसलिए शादी करना चाहती हूँ। और मैंने तो बचपन से यही सोचा था कि मैं शादी करूंगी तो बस अजय से, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। पर यह बात मैं आज तक किसी से नहीं बता पाई, अपनी माँ से भी नहीं। यह सुनते ही चंद्रशेखर जी भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे मीना के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जुग जुग जियो बेटा। गीता देवी जी और शीला देवी जी दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और अजय का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह तो बार बार मीना को देखे जा रहा था, जो अब बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। कुछ दिनों बाद अजय और मीना की शादी धूमधाम से हो जाती है और मीना अजय का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। अपनी सास गीता देवी जी की भी बहुत सेवा करती है और उनको कोई भी काम नहीं करने देती है। गीता देवी जी को अब जाकर बहू का सुख मिलता है। चंद्रशेखर जी अभी भी चोरी चोरी अपनी प्यारी पत्नी गीता देवी जी की डायरी पढ़ते रहते हैं। अब गीता देवी जी की डायरी में खुशियां ही खुशियां थी। वे अपनी बहू की डायरी में बहुत तारीफ लिखा करती थी। जिस बेटी की तमन्ना मुझे बरसों से थी, आज वह बहू के रूप में मुझे मिल गई। चंद्रशेखर जी अब बहुत खुश थे, क्योंकि उनका परिवार अब सुखी संपन्न परिवार था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है।
क्योंकि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।